हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सन फिजिक्स अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल वर्ल्ड जो आपका +1 फिजिक्स का पहला यूनिट है वो स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने कुछ बेसिक्स बताए थे कि फिजिक्स में हम पढ़ते क्या हैं। अब हम उसका अगला पार्ट कर रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पार्ट 2। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर हैं और फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज हैं, इनके बारे में डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में पाए जाते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? ये पूरे यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेस होते हैं उसमें सबसे वीकेस्ट है, यानी कि सबसे कम मैग्नीट्यूड का फोर्स है ये। इट एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेस। उनके मास की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स बॉडी में लगता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अट्रैक्टिव सेंट्रल, यानी कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है और सेंटर टू सेंटर वर्क करता है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट अगर हम ले लें उनके सेंटर से दूसरे सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन के अलोंग ये फोर्स वर्क करता है। ओबे इनवर्स स्केयर लॉ। अब ये इनवर्स स्केयर लॉ क्या होता है ये हम जब अभी फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये कोई एप्पल का ट्री है, ग्रेविटेशन की वजह से ये एप्पल इससे गिरता है। तो क्या है, उसके लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया था। ये एक बॉडी जिसका मास m1, ये दूसरी बॉडी जिसका मास m2, इनके बीच की दूरी r। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव होता है। मान लिया वो F है तो उसकी डायरेक्शन ये रहेगी और इस फोर्स की वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं। ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू Gm1 m2 बाई r स्केयर होती है, जहाँ पे जो कैपिटल G है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 उन बॉडीज के मासेस हैं और r उनके बीच की दूरी है। ये जो r स्केयर वाला रिलेशन है इसमें देखिए जो F है वो r स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी को बोलते हैं इनवर्स स्केयर लॉ, यानी कि कोई भी ऐसा फोर्स जिसमें ये रिलेवेंस होती है, ये रिलेशन होता है, हम ये कहते हैं कि वो फोर्स जो है इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो कर रहा है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इनवर्स स्केयर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड है ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों से रिलेटेड है। द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिमिलरली द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब हमने 10th में पढ़ा है कि जो चार्ज हैं वो 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे ही जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो दोनों के जो फोर्सेस हैं उनको कंबाइन फॉर्म में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। जब हम ये दोनों चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको इनका रिलेशन समझ में आएगा। वो अभी आप +1 में नहीं पढ़ेंगे, वो +2 का टॉपिक है। तो ये फोर्स जो लगता है वो चार्जेस या पोल की वजह से लगता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो चार्ज की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो पोल्स की वजह से। अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। जैसे मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करता हूँ, वो अट्रैक्टिव कब होगा? जब 2 चार्ज अपोजिट होंगे तो उनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होगा। अगर 2 सिमिलर चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। अब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स में जो सिमिलर पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ वो रिपेल करेंगे। ये भी सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर वर्क करता है और ये भी ओबे करता है इनवर्स स्केयर लॉ को। Both are closely related, so these are considered to be two form of general force called electromagnetic force. तो इन दोनों ही फोर्सेस को इंडिविजुअली, इलेक्ट्रिक को भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह सकते हो, मैग्नेटिक को भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कूलम्स ने एक लॉ दिया था। जैसे एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2,
ये दोनों एक दूसरे से 8 दूरी पे हैं, तो इनके बीच में भी फोर्स लगता है। सपोज अगर ये दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, इस बात का क्या मतलब हुआ कि Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव हो सकता है, या फिर Q1 नेगेटिव और Q2 पॉजिटिव हो सकता है। मतलब दोनों में से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तभी उनका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आएगा। तो जब उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं। और मान लिया फोर्स F है उनके बीच में, तो ये जो Q2 है Q1 की वजह से वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन फील करता है, ऐसे ही Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, तो दोनों का एक दूसरे की तरफ फोर्स हो गया, तो ये अट्रैक्शन होने की वजह से ये अट्रैक्ट होके पास आ जाते हैं। और फोर्स कितना होता है? इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू हमने मैग्नीट्यूड से दी है, अदरवाइज अगर मैग्नीट्यूड नहीं लेते तो नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स और पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव फोर्स। ये जो 1/4 पाई इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो ये कंप्लीट एक कांस्टेंट होता है, इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे, फिलहाल आप ये याद रखिए। अगर दूसरा केस लेते हैं, हमारे पास ये दोनों चार्जेस वही Q1 Q2, बीच की दूरी वही सेम r। अब दूसरा केस है कि Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। वो कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव 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 आएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0। दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव अगेन बिकम्स पॉजिटिव। दैट मीन्स दोनों नेगेटिव चार्ज भी क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। मान लिया इनके बीच में फोर्स F है, तो अब Q2 के कारण Q1 पे फोर्स इस डायरेक्शन में, ऐसे ही Q1 के कारण Q2 पे फोर्स इस डायरेक्शन में। तो आपको ये नज़र आ ही रहा है कि ये रिपेल करेंगे और इस तरह से मूव करेंगे। फोर्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। अब इसमें और जो ग्रेविटेशन फोर्स था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो दोनों मासेस के बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता था, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर यहीं पे मैं पानी भर दूं तो फोर्स कम हो जाएगा। मान लिया वैक्स में इन दोनों चार्जेस को रख दूं तब भी इनके बीच में फोर्स कम हो जाएगा। मैक्सिमम फोर्स रहेगा जब ये दोनों के बीच में या तो कोई मीडियम नहीं है या फिर एयर मीडियम है। अब कुछ और फोर्सेस भी हैं जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल पे हम डिस्कस करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की टर्म्स में एक्सप्लेन किए जाते हैं। जैसे फोर्स बिटवीन टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन कांटेक्ट। जब मॉलिक्यूल और एटम कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। अगर सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। दो अलग तरह के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसे एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। ये जो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स है, इनका जो ओरिजिन है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। ऐसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब एक बॉडी दूसरी पर स्लाइड करेगी तो एक फोर्स ऐसा एग्जिस्ट करता है उन दोनों सरफेस के बीच में जो उनकी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, वो भी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही ओरिजिन बेस्ड है। ऐसे ही टेंशन इन ए स्ट्रिंग और रोप, जब आप किसी रस्सी को किसी रिजिड सपोर्ट से बांध के खींचते हैं तो उसमें टेंशन क्रिएट हो जाती है, वो टेंशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन की होती है। इसी तरह से फोर्स ड्यू टू ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को आप कंप्रेस करें या एक्सपेंड करें तो उसमें आपको फोर्स लगाना पड़ता है, और उस स्प्रिंग के अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन का ही होता है। तो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सिर्फ बड़े लेवल पे चार्ज और पोल के बीच में ही नहीं है, वो हर जो एटमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे हम फोर्स देखते हैं वो उनका ओरिजिन है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, या दो प्रोटॉन को या दो न्यूट्रॉन को जो एक छोटी सी न्यूक्लियर कोर में बांध के रखता है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इसका जो दायरा है वो न्यूक्लियस के अंदर अंदर है, उसके बाहर ये काम नहीं करता। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होने का मतलब ये है कि दो प्रोटॉन्स सिमिलर चार्ज है, रिपेल करते हैं, लेकिन उनके बीच में भी उतना ही
न्यूक्लियर फोर्स लगेगा जितना एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, या जितना एक न्यूट्रॉन और दूसरे न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, यानी कि चार्ज पे ये डिपेंड नहीं करता। डू नॉट ओबे इनवर्स स्केल लॉ, जैसे कि अब तक पहले वाली जो दो फोर्सेज हैं वो फॉलो करते आ रहे थे, इसमें ऐसा नहीं होता। बेसिकली अट्रैक्टिव बट रिपल्सिव व्हेन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज लेस देन 0.8 फर्मी। फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि वैसे तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है, लेकिन अगर दो न्यूक्लियॉन्स यानी कि जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में अगर दूरी 0.8 फर्मी से कम हो जाए तब ये फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। नॉन सेंट्रल फोर्स है, यानी कि सेंटर टू सेंटर वर्क नहीं करता। अब जैसे ये दो प्रोटॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली देखें तो इनके बीच में रिपल्शन लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स के साथ इकट्ठे रहते हैं। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा पावरफुल है, तभी तो उसका डोमिनेंस है। रिपल्शन होने के बावजूद भी एक छोटी सी कोर में वो इकट्ठे रह रहे हैं, इसका मतलब वो फोर्स जो जिसकी वजह से वो रह रहे हैं वो सबसे बड़ा फोर्स है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नोन फोर्स इन नेचर। उससे बड़ा फोर्स अभी तक नेचर में नहीं मिला है। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। ये क्या होते हैं? अपीयर ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम्स। ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपने अब तक ये पढ़ा है कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक्चुअल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल एक जैसी चीज़ होती हैं। उनको प्रोटॉन को प्रोटॉन जैसा, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन जैसा इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्लाउड्स बनाता है। यानी कि इनके पार्टिकल के चारों ओर एक तरह का क्लाउड होता है जिसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मेसॉन पार्टिकल उनको बोलते हैं। इसके अलावा लेप्टॉन, बोसोन्स और भी बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं जो न्यूक्लियस के अंदर अलोंग विद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उनके बीच में भी एक लगातार फोर्स लगता रहता है। उन फोर्सेस को वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, स्पेशली तब जब उन फोर्सेस की वजह से कोई पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। एग्जिस्ट बिटवीन लेप्टॉन्स एंड लेप्टॉन्स एंड ऑल्सो बिटवीन लेप्टॉन्स एंड मेसॉन्स। ये लेप्टॉन्स और मेसॉन्स जो हैं ये वही एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो चीज़ें आपके सिलेबस से परे की बातें हैं, तो उन्हें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल एक बेसिक लेवल पे जान लो कि उनकी वजह से भी एक फोर्स एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स वीक, तो स्ट्रॉन्ग से तो ये बहुत कम होता है, ठीक है। शॉर्ट रेंज फोर्स, ये भी क्योंकि न्यूक्लियर रेंज का ही है, तो ये फोर्स भी सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर अंदर काम करता है। अब जैसे ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर क्लाउड होता है कुछ पार्टिकल्स का। उसकी वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और फोर्स की वजह से क्या होता है, जैसे ये बीटा पार्टिकल बाहर निकल गया और जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। सुनने में अजीब लग रहा है ना? यस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है। तो ये जो फोर्स है जिसकी वजह से ये हुआ, दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम आते हैं कंजर्वेशन लॉज पे। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का सुरक्षित रहना, बचे रहना, एक जैसा रहना। अब ये हमारे नेचर में कुछ चीज़ें कंजर्व्ड रहती हैं, उसी के रिगार्डिंग ये कंजर्वेशन लॉज हैं। पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम पहले वाले को डिस्कस करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना तो
नया बनाया जा सकता है, ना ही जो हमारे पास एनर्जी है उसको नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे सपोज ये हमारे पास एक पेंडुलम है जो मूव कर रहा है। अब ये पेंडुलम एक एक्सट्रीम एंड पे जाके रुकता है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, फिर जाता है दूसरे एंड पे जाता है, वहाँ रुकता है, फिर वापस चलना शुरू करता है। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, जहाँ वो रुकता है वहाँ वो ग्राउंड से कुछ हाइट पे होता है। देखिए जैसे ये आ गया यहाँ पे, यहाँ इसे रोक देते हैं, तो ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। अब जब नीचे आएगा तो यहाँ पहुँचेगा, ये ग्राउंड लेवल मान लेते हैं, और फिर जाता है दूसरे एक्सट्रीम एंड पे। तो हो क्या रहा है, देखिए ये जो ग्राउंड लेवल है यहाँ पे ये स्पीड से आया, यानी कि यहाँ इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब क्योंकि ग्राउंड पे है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। जब ये इस वाले एक्सट्रीम पे या दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है, दोनों ही केसेस में ये ग्राउंड से कुछ हाइट पे है और रुका हुआ है। रुका हुआ होने का मतलब क्या है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, केवल पोटेंशियल है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जब वो एक्सट्रीम लेवल पे था तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक नहीं थी। फिर वो नीचे आता जा रहा है, पोटेंशियल कम होती जा रही है, काइनेटिक बढ़ती जा रही है, तो ग्राउंड लेवल पे सारी काइनेटिक हो जाती है, पोटेंशियल जीरो हो जाती है। और फिर दोबारा ऊपर जाता है तो काइनेटिक कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि स्पीड कम होती है, और एक्सट्रीम लेवल पे जाके वो रुक जाता है एक हाइट पे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। क्या कोई नई एनर्जी क्रिएट हो रही है, या कोई जो पहले वाली एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है? नहीं ना। तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, ना ही नई एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ना ही पहले वाली एनर्जी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपने लीनियर मोमेंटम को छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इक्वल टू एम वी। किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। कंजर्वेशन क्या है, इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर किसी बॉडी पे हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। कैसे? We know that force is equal to change in momentum by time interval. मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, F is equal to डेल्टा P by डेल्टा T। डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम और डेल्टा T टाइम इंटरवल। अगर F 0 हो तो क्या होगा, तो डेल्टा P by डेल्टा T 0 हो जाएगा, या फिर डेल्टा P 0 हो जाएगा। डेल्टा P क्या है, चेंज इन मोमेंटम, वो जीरो है, यानी कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यानी कि मोमेंटम जैसा था वैसा है, यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट है। यही तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, जैसे लीनियर मोशन के अंदर मोमेंटम होता है, ऐसे ही बॉडी रोटेट भी तो करती है, तो रोटेट करने में उसका लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा और फोर्स की जगह टॉर्क हो जाएगा। यानी कि यही जो कंजर्वेशन लॉ है ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, और उसमें फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम एल आ जाएगा, पी की जगह एल। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। If no torque is applied on the body, its angular momentum remains constant. तो ध्यान दीजिए, सिर्फ क्या चेंज किया है, फोर्स की जगह टॉर्क किया है और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम किया है। तो मैथमेटिकली वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। अब टॉर्क का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा होता है, इसे टाउ बोलते हैं। टाउ टाउ इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। डेल्टा एल मतलब चेंज इन मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से शो करते हैं। अब इसमें भी अगर टॉर्क ज़ीरो हो जाए, यानी कि बॉडी पे कोई टॉर्क ना लगे, तो इट इज़ डेल्टा एल बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डेल्टा एल इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी कि कोई भी चार्ज ना तो आप नष्ट कर सकते हैं ना ही नया बना सकते हैं, उसे केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं होता कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल होने का मतलब ये होता है कि जितना उसका पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज टोटल हो गया ज़ीरो दोनों ही पे, यानी कि अगर हम सम कर दें ए का चार्ज और बी का चार्ज तो वो भी रिजल्ट ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब मान लिया जो ए है और बी है, ए से एक इलेक्ट्रॉन बी के पास आ जाता है, तो क्या होगा? जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जिसके पास जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ए पे पॉजिटिव आ गया, बी पे नेगेटिव आ गया, तो ए का चार्ज हो गया पॉजिटिव, बी का नेगेटिव, तो ये +1 और बी का -1। लेकिन अभी भी इन दोनों का जो टोटल चार्ज रहेगा वो अभी भी ज़ीरो रहा। इसका मतलब सिर्फ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, टोटल जो ए और बी का चार्ज था उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसा कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन में पढ़ा था। तो टोटल चार्ज ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए चार्ज कंजर्व रहेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।